नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 लेक्चर 4 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसके पहले वाले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण को संतुलन करना सिखाया गया है। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के तीसरी प्रकार पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। इसके पहले संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को बतलाया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला रिएक्शन क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसको हम आपको बतलाते हैं। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का नाम से ही इस रिएक्शन का बोध होता है। जैसे किसी आदमी को डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, उसका स्थान से हटा करके वहाँ पे खुद स्थान ग्रहण कर लेना। तो आप किसी को हटा करके उसी का स्थान पे कैसे ग्रहण कर पाइएगा? तो जब आप उस आदमी से स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी स्ट्रॉन्ग आदमी अपने से वीक आदमी को उसी के घर से हटाकर उसी के घर में बैठ जाता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है। तो इसी को कहते हैं विस्थापन। तो ऐसा भी रिएक्शन होता है जब दो तत्व, मान लीजिए कि दो तत्व हैं और जैसे ये दोनों एक साथ हैं, ठीक, ए बी के साथ बैठा हुआ है और ए से स्ट्रॉन्ग आया कौन? सी। ए से कोई स्ट्रॉन्ग आ गया सी, ए से स्ट्रॉन्ग आया सी, चिरकी वाला। तो ए से स्ट्रॉन्ग जो आया सी, तो ये क्या करेगा? ये ए है, बी के साथ बैठा हुआ है, ए से स्ट्रॉन्ग सी है, तो सी क्या करेगा? ए को यहाँ से रिमूव करेगा और बी को अपने साथ लेके जाएगा। तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा? तो यहाँ से देखिएगा बी सी और बी सी आ जाएंगे और कौन अकेले हो जाएगा? ए। तो बी जो आदमी था वो किसके साथ बैठ गया? तो सी के साथ बैठ गया, आप देख चुके हैं। और ए क्या हो गया? अकेले हो गया। तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्योंकि सी जो था ए से स्ट्रॉन्ग था, ए को हटा करके बी और सी एक साथ हो गया, बी सी एक साथ हो गया और एक अकेले हो गया, सिंगल हो गया। तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको बतलाएं, जैसे देखिए ये कॉपर है और SO4 है और एक्वस विलयन है। तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और कॉपर से हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन होता है? लोहा होता है। तो कॉपर अपने आदमी पार्टनर SO4 के साथ बैठा हुआ है, ठीक, और इसी में हम लोहा को डाल देते हैं, लोहे के कील डुबो देते हैं जो कि सॉलिड है। तो अब क्या होगा कि ये लोहा जो है कॉपर को क्या करेगा? रिमूव करेगा, हटाना चाहेगा। तो कॉपर को हटाएगा तो कॉपर की जगह पे क्या आएगा? Fe आएगा, लोहा FeSO4 एक्वस में हो जाएगा और फिर अकेले कौन हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। तो कॉपर को डिस्प्लेसमेंट किसने किया? तो कॉपर को डिस्प्लेसमेंट लोहा ने किया। लोहा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप ही स्कूल में किसी दोस्त के साथ पहले बेंच पे बैठे हुए हैं, ठीक, और कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आया और आपको एक जहाँ पर देख करके वहाँ से हटा करके आपके पार्टनर के साथ बैठ गया। या किसी के साथ आप हैं बहुत दिनों से और आपके पार्टनर आप ही के साथ हैं, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आपसे आया, आपके पार्टनर को लेके चला गया। तो हमसे स्ट्रॉन्ग आदमी आके हमारे पार्टनर को लेके चला गया, तो वो हो गया डबल, हम हो गए सिंगल। यानी कि स्ट्रॉन्ग आदमी अपने से कमज़ोर आदमी को डिस्प्लेस करके उसका स्थान ले लेता है। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसका परिभाषा देखते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जो कि आपको बतला चुके हैं कि ये देखिएगा अधिक सक्रिय तत्व हैं, अधिक सक्रिय और अधिक सक्रिय, और इसकी तुलना में ये क्या है? कम सक्रिय है। किसके? तो लोहे की तुलना में ये कम सक्रिय है।
तो अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसी के लवण विलयन से हटा दिया और उसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और ऐसा भी एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि लोहा है तो लोहा को भी हटाने वाला आदमी होगा। तो मान लीजिए Fe है SO4 के साथ है, FeSO4 है। अगर Fe को हटा करके SO4 को ले जाना है तो Fe से बरियार आदमी चाहिए। तो Fe से बरियार कौन होता है? तो जिंक होता है। तो जिंक को इसमें रिएक्शन करा दीजिए सॉलिड, राइट। तो अब आपका क्या बन जाएगा? Zn, और Zn लोहा को हटाएगा और इसके साथ बैठ जाएगा जिंक सल्फेट एक्वस में, और Fe अकेले हो गया बेचारा। अभी लोहा कॉपर को हटाया था, लोहा को जिंक हटा दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो अपने से वीक को हटा कर उसी का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो आपको सवाल में भी पूछा जाता है कि ये कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का कील डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो आपका याद होता है कि ये कॉपर सल्फेट के ये विलयन है, और ये कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का जब कील डालते हैं Fe, तो लोहे का जो कील होता है SO4 को ले जाके चला जाता है, तो FeSO4 बनता है और कॉपर विस्थापित कर देता है, इसलिए इस विलयन का रंग बदल जाता है। तो आप 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से याद कर सकते हैं। और ये विस्थापन हो गया। तो अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसी में लिख देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया इसका नाम होता है। तो कितना नंबर है? 4 नंबर है। और 4 नंबर में क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं उभय विस्थापन। डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का हमारा परिभाषा होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसी को कहते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल हम दिए तो देखिएगा, मान लीजिए कि A है, A के साथ X है, ठीक, और ये B है, B के साथ Y है, और A पे प्लस है, X पे माइनस है, फिर ये प्लस है और ये माइनस है। तो A प्लस पॉजिटिव है, जो आगे होते हैं वे होते हैं मेटल, यानी मेटल है तभी तो ये पॉजिटिव में है, और जो पीछे लगे हुए हैं नॉन मेटल, ये मेटल ये नॉन मेटल। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान करना है, यानी कि A का पार्टनर कौन है? X है, B का पार्टनर कौन है? Y है। तो ये अपने पार्टनर का एक्सचेंज करेगा। जैसे दोस्त, हमारा एक दोस्त है और किसी और का एक दोस्त होगा, तो हम उसके दोस्त के साथ चले जाएंगे, वो मेरे दोस्त के साथ चला जाएगा, यानी कि आयनों का आदान प्रदान कर लेना है। जब वो हमारे वाले को लेके जाएगा तो हम उसके वाले को लेके चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आयन बदल गए, तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो A किसका ले जाएगा? Y को ले जाएगा। तो A Y को ले जाएगा तो ये बन जाएगा A प्लस Y माइनस, राइट। और जो B है, B किसको लेके जाएगा? तो B X वाले पार्टनर को लेके चला जाएगा। A B के पार्टनर को लेके चला गया तो B A के पार्टनर को लेके चला जाएगा। तो ये बनेगा B प्लस X माइनस, यानी कि A के लिए X X हो गया, A नए पार्टनर Y के साथ चला गया तो A के लिए X X हो गया और B के लिए Y भी X हो गया, माने कि बीता हुआ ये पार्टनर हो गए। तो इस प्रकार की इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं
सोडियम सल्फेट Na2SO4 का जलीय विलयन है। ये सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है और ये रिएक्शन करता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन और आपस में रिएक्शन करता है। तो देखिएगा ये इसका SO4 पार्टनर है और इसका Cl2 है, राइट। तो Na किसके साथ चला जाएगा, Cl के, तो ये बनेगा NaCl, एक्वस में ही बनेगा, राइट। और B किसके साथ चला जाएगा, तो BSO4 को लेके जाएगा क्योंकि सोडियम बेरियम के पार्टनर के साथ चला गया है तो बेरियम सोडियम के सल्फ के साथ चला जाएगा। तो ये बनेगा BaSO4 जो कि सॉलिड बनता है और ये लिक्विड बनता है और ये ठोस और इसको बैलेंस कर दिए, राइट। अन्य एग्जाम्पल और देखते हैं। तो एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो NaCl एक्वस में है, राइट। NaCl रिएक्शन करता है AgNO3 से, AgNO3 से। तो अब देखिएगा इसमें सोडियम पे एगो प्लस होता है, क्लोरीन पे एक माइनस, राइट। और Ag पे एक प्लस, NO3 पे एक माइनस। जो Ag है सिल्वर है, परिवर्तनशील संयोजकता, इस पे +1 भी होता है, +3 भी होता है, ठीक। तो Na प्लस किसके साथ चला जाएगा, NO3 के साथ। तो ये हो जाएगा NaNO3, राइट। और ये हो जाएगा एक्वस में और प्लस में Ag बनेगा। तो Ag किसके साथ जाएगा, तो AgCl के साथ जाएगा क्योंकि सोडियम Ag के पार्टनर के साथ चला गया है NaNO3। तो अब बनेगा AgCl और यही AgCl क्या होता है, सॉलिड होता है जो तली में बैठना चाहता है। तो इस प्रकार से हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी देख लिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया है, यहाँ से नोट राइट कर सकते हैं। और ये पूछे कि बताइएगा क्वेश्चन कि AB और ये C, तो ये हो गया है BC और +A किस प्रकार का रिएक्शन है। तो आप ये देखिएगा A अकेले हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक। B और C दोनों एक साथ हो जा रहे हैं। तो B और C, B को लेके गया कौन है, C। तो C में क्या हुआ है, A को डिस्प्लेसमेंट के, A को हटाया कौन है, C, और B के साथ चला गया, तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऐसा जब भी दिया रहे कि AB और एक साथ है और C आया और BC बन गया और एक अकेले हो गया A, तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी 4 रिएक्शन के बारे में हम पढ़ लिए हैं। आपके को सवाल में पूछा जाता है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए, तो आप इसके दोनों परिभाषा लिख दीजिएगा, राइट। अब आपको अब 5 हो गया तो 4 पढ़ लिए, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। अब 5 नंबर पढ़ते हैं रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, और अवक्षेपण अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अवक्षेप रिएक्शन किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा लिखते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बन जाता है उसी को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेप क्या होता है, तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। जितने भी अवक्षेप होते हैं ये कैसे पदार्थ होते हैं, तो ठोस होता है, सॉलिड होता है। और जब भी अवक्षेप बनता है सॉलिड तो ये तली के नीचे बैठना चाहता है। जैसे कि आप ये NaCl का विलयन लिए हैं, चाहे NaCl का क्या लिए हैं, जलीय विलयन लिए, एक्वस लिए हैं। और NaCl को जब भी गर्म कीजिएगा, गर्म कीजिए, ठीक है। तो एक निश्चित मात्रा में NaCl H2O में घुला हुआ है,
तो जल में नमक घुला हुआ है एक निश्चित टेम्परेचर पर सांद्र हो जाएगा, ठीक। यानी कि उससे अधिक नमक उसमें नहीं घुलेगा। तो नमक को अधिक मात्रा में घुलाने के लिए हीट करेंगे तो पानी स्पेस देगा और उसमें नमक घुल जाएगा, राइट। उसी प्रकार चीनी भी पानी में आवश्यकता से अधिक तभी घुल सकता है जब पानी को गर्म करेंगे तो पानी के कण दूर जाएगा और आवश्यकता से अधिक चीनी उसमें अट जाएगा। लेकिन जब भी विलयन को हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के पश्चात पानी के कण पास आते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा जो चीनी या पानी घुला होता है वो क्या होते हैं, ठोस के रूप में अवक्षेप बन जाते हैं, कहीं ना कहीं तली में बैठ जाते हैं। तो इसी को कहते हैं अवक्षेप, कि आवश्यकता से अधिक उसको हीट करके कोई पदार्थ घोल दिए, फिर वो ठंडा हुआ तो उसमें से एक्स्ट्रा सामान क्या हो जाएगा, ठोस ऊपर तली में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो उसी को कहते हैं अवक्षेप। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसी को कहते हैं अवक्षेपर अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, सेम वही था, Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस में आएगा और इसमें आएगा BaCl2 बेरियम क्लोराइड, राइट। रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा 2NaCl एक्वस में, ये एक्वस में यानी जलीय घोल में है, और इसमें बनेगा BaSO4, ये हो जाएगा सॉलिड। तो ये सॉलिड है तो ये क्या हुआ, अवक्षेप हुआ। अवक्षेप कैसा होते हैं, तो सॉलिड होते हैं, तली में बैठते हैं। तो इसी तली में क्या बैठ गया है, BaSO4 बैठ गया है। तो इसी को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। इसी का एक और एग्जाम्पल था, वही NaNO3 बन रहा था, उसी में क्या बैठ जा रहा था, AgCl बैठ जा रहा था। डिस्प्लेसमेंट का दूसरा रिएक्शन भी अवक्षेपण का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार अवक्षेप अभिक्रिया भी देख लिए। तो अवक्षेप अभिक्रिया देखने के बाद अब हम देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद से हम देखते हैं 6 नंबर रिएक्शन क्या है। तो 6 रिएक्शन देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का इंग्लिश क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, राइट। और इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन में उत्पाद के साथ साथ हीट ऊष्मा भी निकल जाए, उसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा लिखते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। चाहे ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा और ऊष्मा भी मिलेगा। तो उसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में कार्बन एक सॉलिड है, कोयला मान लीजिए कोयला है, कोयला को जलाइएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये गैस है, हमारा क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा जो ऊपर उड़ जाएगा और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगा और राइट में इसमें प्रकाश भी निकलेगा। तो इसमें ऊष्मा बना है, इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। या किसी लकड़ी को भी जला दीजिए, O2 के सहायता से ही जलाइएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो लकड़ी जलाइएगा तो इसमें से CO2 गैस एकदम बनेगा ही बनेगा, ठीक। उसमें उसके बाद से क्या बनेगा, ऊष्मा बनेगा, प्रकाश बनेगा, उड़ करके ऊपर चला जाता है, हीट बनता है, उसी को आग तापते हैं या खाना बनाते हैं, प्रकाश आसपास उजाला करता है और इसके साथ साथ और भी बनता है, जल वाष्प भी बनता है, यानी लकड़ी सूखता है तो भाप भी बनता है। उसी प्रकार से हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। सोच ले लीजिए C6H12O6, ये ग्लूकोज है, एक्वस में होता है हमारे पेट में और O2 से रिएक्शन करता है। तो O2 से रिएक्शन करता है तो हमारा बनता है CO2 गैस, राइट।
CO2 गैस बनता है और H2O बनता है और प्लस में ऊर्जा बनता है। ऊर्जा यानी ऊष्मा जो बनता है ऊर्जा के रूप में बनता है। तो ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ मिला है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ है, तो इसको बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ 6 कार्बन है तो 6 कार्बन 12 और ये कितने होते हैं, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और 2 8 है, तो यहाँ पे 6 दूना 12 ऑक्सीजन हुआ। तो इसलिए इसको हम बैलेंस करते हैं तो 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 हाइड्रोजन है तो 6 दूना 12 हाइड्रोजन हुआ, 6 और 6 दूना 12 6 18, यानी कि आपको यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो मिला लीजिए, कार्बन 6 गो है तो कार्बन 6 गो है, हाइड्रोजन 12 गो है तो हाइड्रोजन 12 गो है, ऑक्सीजन देखिएगा यहाँ 6 गो और यहाँ 12 6 18 गो, यहाँ ऑक्सीजन 6 दूना 12 गो और यहाँ 6 18 गो। तो इस प्रकार से ये बैलेंस हुआ। और ये था ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, ऊर्जा बना। इसीलिए हम श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल देने के बाद से हम नोट लिखते हैं। नोट, तो नोट में देखिएगा दहन, जो ये दहन होता है, किसी पदार्थ को जल जाना और जल के ऊष्मा देना, उसी को कहते हैं दहन। दहन, श्वसन और एवं खाद्य पदार्थों का विघटित होकर कंपोस्ट यानी कि खाद बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दहन यानी कोई पदार्थ जलेगा तो हीट बनेगा ही, श्वसन सांस लेंगे तो ऊर्जा ऊर्जा के रूप में आएगा। खाद्य पदार्थ है, विघटित होगा तो खाद्य पदार्थ विघटित होकर खाद बनता है। जैसे गोबर ही ले लीजिएगा तो गोबर एक जगह स्टोर कीजिएगा तो स्टोर करते करते जब आप उसको काटिएगा खाद के रूप में तो उसमें से हीट निकलता है। या आप साग सब्जी लेते हैं, साग सब्जी को जितना आवश्यकता है काट करके अपशिष्ट पदार्थ को कहीं रख देते हैं कूड़े कचरे में, तो आप देखते होंगे कि वो साग सब्जी में रात भर में कीड़ा लग गया है और उसको गला करके खाद बना रहा है, लेकिन उसमें उंगली डाल के देखिएगा तो उसमें से हीट निकलता है। तो इस प्रकार से होता है कि श्वसन, दहन, खाद्य पदार्थों का विघटित होकर खाद बनना, ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, तो अब हम इसके बाद लिखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बाद से आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसका होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा बनता नहीं है, बाहर से हमको ऊष्मा देते हैं और ऊष्मा ग्रहण कर लेता है, उसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया चाहे वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, राइट। बस इतना ही लिखिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है उसी को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे में एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, N2 जो होता है O2 से रिएक्शन करता है तो NO बनता है और माइनस ऊष्मा यानी ऊष्मा का ये अपने अंदर अवशोषित करता है, इसलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ये 6 हुआ। अब इसके आगे हम रिएक्शन देखते हैं। 6 के बाद से 7 नंबर रिएक्शन, और 7 नंबर रिएक्शन जो है उसको लिख लेते हैं पहले, उदासीनीकरण अभिक्रिया। करण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि एसिड जो होता है खट्टा होता है, बेस जो क्षारक होते हैं कड़वा होते हैं। अगर आपको बिढ़नी जो होती है मधुमक्खी या चींटी के डंक या नेटल एक पौधा होता है जिसका डंक गड़ने के बाद से वहाँ बिसबिसाने लगता है। आमतौर पर आपको समझ आते हैं कि मधुमक्खी जब काट लेती है तो मधुमक्खी अपने डंक की सहायता से हमारे हाथों पर जहाँ काटती है एक अम्ल छोड़ती है, उस अम्ल का नाम होता है फार्मिक एसिड। तभी तो चींटी या मधुमक्खी काटती है तो फर्श से ना फूर देना हम उठ जाते हैं या इधर उधर होने लगता है, क्योंकि वो एक अम्ल छोड़ती है। तो जब आपको चींटी का डंक चुभता है तो वहाँ पे दर्द होता है, जलन होता है, ऐंठन होता है, क्योंकि एसिड निकला है। और उसके इलाज में वहाँ पे हम चूना लगा देते हैं। तो चूना क्या होता है? क्षारक होता है। तो जब एसिड आपके शरीर में मधुमक्खी ने दिया है तो उपचार में हम क्षारक लगाए हैं, तो उस एसिड की शक्ति को क्षारक कम करेगा तो दर्द क्या होगा? जलन कम होगा। उसी प्रकार हमारे पेट में एसिड अधिक हो जाता है तो अपच होता है। तो अपच होता है तो हमारे पेट की एसिडिटी को, अम्लीय जो अधिक हो गया उसको खाने के लिए इनो खाते हैं, चाहे एंटासिड दवाई खाते हैं। तो हमारे पेट के अम्ल की अधिक मात्रा को कौन कम करता है? तो इनो करता है। इनो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो यानी एसिड को मार करके हमारे पेट को न्यूट्रलाइज करता है कौन? क्षारक। तो इसी को कहते हैं कि जब अम्ल क्षारक आपस में मिलते हैं तो एक लवण बनता है, जल बनता है। लेकिन अम्ल क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? उदासीन, नष्ट कर देते हैं। इसीलिए हमारा पेट क्या होता है? आराम मिलता है एसिड जब अधिक होता है तो बेस खाने से। तो इसका रिएक्शन को हम लिख लेते हैं, लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक, अम्ल और क्या? क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, कमा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो जिस अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अम्ल और प्लस में क्षारक बनेगा क्या? तो बनेगा लवण और प्लस में जल। ये इसी को याद कर लेगा, यही होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका नाम उदासीनीकरण इसलिए पड़ा कि अम्ल क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट, उदासीन कर देते हैं। तो जब एसिड है और ये किससे मिलता है? बेस से, तो बनता है साल्ट और प्लस में H2O। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एक एसिड के जगह पे ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक बेस क्षारक की जगह पे ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। और ये रिएक्शन करता है तो इसमें से क्या बनता है? NaCl बनता है, ठीक। जैसे इसमें से NaCl, इसमें से ये हट जाता है, ठीक। तो ये बना NaCl और इसमें का H कितना हो गया? H2O, जल बना। एक करण अभिक्रिया को जैसे एक लेते हैं अम्ल H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये NaOH से मिलता है, राइट। ये क्षारक है तो इसमें ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये हो जाएगा Na2SO4 और प्लस में H2O, सोडियम सल्फेट बनेगा, ठीक। तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैथ साइंस के बहुत अच्छे वीडियो मिलते हैं, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें हमको क्या और आपके लिए लाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।